अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दूसरी डेफिनेशन जॉर्ज आर टेरी की है। जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा है कि प्रबंध एक विशेष प्रक्रिया यानी एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या है कि सबसे पहले उसमें नियोजन यानी प्लानिंग की जाती है, फिर उसमें संगठन किया जाता है, फिर उसमें लोगों को मोटिवेट किया जाता है और उनके कामों को नियंत्रण किया जाता है। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 5 फंक्शंस हैं, ये 5 कार्य हैं या 5 प्रोसेस हैं किसके, मैनेजमेंट के। सबसे पहला क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। भविष्य के लिए पहले से ही हम जो प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें कौन सा काम कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब प्लानिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, संगठन, यानी वो काम जिस जिस व्यक्ति से किया जाएगा वहाँ पे डिपार्टमेंट में पोस्ट बना दी जाती हैं, फिर उनमें स्टाफिंग कर दी जाती है, उनमें व्यक्तियों को जॉब पे रख लिया जाता है ताकि वो काम कर सकें। अब देखो ये व्यक्ति आ गए, ये खुद अपने आप काम नहीं करते, इसीलिए उनको उत्प्रेरणा यानी कि उनको डायरेक्शन दिए जाते हैं। डायरेक्शन मतलब कि उनको काम कैसे करना है ये बताया जाता है, थोड़ा सा उनको मोटिवेट किया जाता है वो काम को अच्छे से करें। फिर लास्ट में प्रोसेस क्या कहता है, कंट्रोल। कंट्रोल नियंत्रण का क्या मतलब है कि जो हमने प्लानिंग की है क्या वो कर्मचारी वैसे ही काम कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। उनकी गलतियों को ख़त्म करते हुए उनके काम को अच्छे से टारगेट को पूरा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रबंध के प्रोसेस के रूप में आती हैं। तो हमेशा याद रखें, पेपर में आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रक्रिया क्या है प्रबंध की, नियोजन, संगठन, उत्प्रेरणा और नियंत्रण, ये सारी शामिल हैं। और जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसमें विज्ञान भी है और कला भी है, व्यवस्थित करती है। प्रबंध का यह आयाम अन्य आयामों यानी कार्य का प्रबंध हो या लोगों का प्रबंध से जुड़ा हुआ है। आगे क्या कहती है, परिचालन का, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी अब तक तो हमने पहले काम को मैनेज किया, काम के बाद हमने क्या किया, पीपल यानी लोगों को मैनेज किया। अब लोगों के बाद हमें क्या मैनेज करना है, हमें ऑपरेशन मैनेज करना है। ऑपरेशन किसका करते हैं हम, ऑपरेशन हम क्या करते हैं, या तो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर हम कोई सर्विस दे रहे हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई माल बना रहे हैं, तो हमें क्या ध्यान में रखना होगा कि हमें देखो माल जो है अच्छी क्वालिटी का बनाना है, ठीक है, और अच्छी टेक्निक से बनाना है। और अच्छी क्वालिटी अच्छी टेक्निक को हमें इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। ये काम कौन करेगा, प्रबंध करेगा। तो ये थोड़ा सा अलग है, लोगों के कार्य और कार्य का प्रबंध दोनों से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद का स्टेप है, पहले आप कार्य का प्रबंध करें, फिर लोगों का, और उसके बाद आप काम को अच्छे से मैनेज करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं जो हमेशा के लिए ही एक ही बार कर ली जाए, बल्कि ये लगातार चलती रहती है। देखो गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए आप प्लानिंग करोगे। प्लानिंग क्या करोगे, प्रबंध में सबसे पहले स्टेप क्या है, प्लानिंग, कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है। पहला स्टेप पूरा करते ही आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हो कि यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ परचेज डिपार्टमेंट बैठेगा, यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फिर उसके लिए लोगों को हायर करते हो जिसको आप क्या बोलते हो, स्टाफिंग, यानी लोगों को काम पे रख लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद उन लोगों को काम करवाने के लिए डायरेक्शन दोगे, मोटिवेट करोगे कि भाई ऐसे काम करो, जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी जल्दी तरक्की मिलेगी। फिर ये कंट्रोल करोगे कि कहीं वो गलतियां तो नहीं कर रहे, अगर गलतियां कर रहे हैं तो उनको सुधार करो, जो हमने प्लानिंग करी वो वैसे ही काम करें नहीं, तो फिर उस तरह हमारा एक टारगेट पूरा हो जाएगा। तो देखो लाइफ में ये तो है नहीं कि एक टारगेट एक गोल पूरा हुआ तो बस प्रबंध खत्म, नहीं, फिर एक टारगेट खत्म होगा तो फिर दूसरा गोल हो जाएगा, अगले साल फिर दूसरा गोल होता है। हर साल कंपनी लाभ कमाती है, मान लो इस साल 50 करोड़ कमाया है तो अगले साल वो 70 करोड़ कमाना चाहेगी। तो एक टारगेट पूरा होते ही दूसरा टारगेट शुरू। तो इसका मतलब प्रबंध क्या है, कंटिन्यूस है, वो लगातार चलता रहेगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया का मतलब क्या है कि जो भी काम हो रहा है संगठन के अंदर, जो भी उद्देश्य पूरा हो रहा है उसके लिए, चाहे वो क्रय का काम हो, विक्रय का यानी परचेज का, मैनेजमेंट का, चाहे वो प्रोडक्शन का, चाहे वो वित्त का, सभी काम होते हैं एक व्यक्ति द्वारा पूरा नहीं हो सकता, बल्कि सभी प्लोमैन की, पीटर प्लोमैन ने क्या कहा, प्रबंध से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक विशेष मानव समूह के उद्देश्य का निर्धारण, स्पष्टीकरण करते हुए उसे कार्य रूप दिया जाए। पीटर और प्लोमैन क्या कहते हैं कि प्रबंध क्या है, कि बस एक प्रोसेस है
कि जो हमने एक टारगेट था, जो हमारा गोल था, इन सब लोगों ने ग्रुप में उसे पूरा किया है या नहीं। ये सारे जो ग्रुप है वो मिलके क्या कर रहा है कंपनी में, ये वर्कर्स क्या काम करते हैं, उस टारगेट को, गोल को पूरा करते हैं। तो बस ये इनको टारगेट पता होना चाहिए और उसको कार्य में बदल देना चाहिए। यानी जो टारगेट हमने सोचा था उसी को वर्क रूप में, मतलब कार्य के रूप में किया जाता है कंप्लीट। यही पीटरसन और प्लोमैन ने कहा है। प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता, यानी इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी। अब इफ़ेक्टिवनेस में ये देखो, यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे टी आ रहा है, टी फॉर टाइम। इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है, जिस भी काम को आप करने में कम समय का प्रयोग करते हैं वो होती है इफ़ेक्टिवनेस। काम तो होना चाहिए लेकिन कितने में, कम समय में होना चाहिए। यानी कोई 10 घंटे में काम करता है तो अगर वो 8 घंटे में कर देता है तो यही इफ़ेक्टिवनेस है। इफ़िशियंसी में ये देखिए, यहाँ पे सी आ रहा है, सी फॉर कॉस्ट। यानी अब काम भी हो रहा है वो कम लागत में होना चाहिए। यानी किसी काम को करने में अगर 100 रुपये लग रहे हैं तो वही काम अगर 80 रुपये में कंप्लीट हो जाता है तो और अच्छा है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ तक देखिए आप समझ गए हैं। प्रभावपूर्णता का अभिप्राय क्या है, काम को कम समय में पूरा करना या टाइम पे पूरा कर लेना, चाहे कॉस्ट कितनी भी आ जाए। यानी वो अगर 10 घंटे का काम है तो वो 8 घंटे में पूरा करना चाह रहा है, चाहे इसकी वजह 100 की जगह 110 रुपये लग जाए। यानी वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, वो इफ़ेक्टिवनेस, यानी सिर्फ टाइम को बचा रहा है, कॉस्ट को नहीं बचाना चाह रहा। दूसरी ओर कुशलतापूर्ण का क्या मतलब है कि काम को न्यूनतम लागत पर करने से है। न्यूनतम लागत मतलब 100 रुपये अगर काम में लागत आ रही है किसी काम को करने में 100 रुपीज़, तो अब कितनी आनी चाहिए, 80। वो यहाँ फोकस किस पे कर रहा है, कॉस्ट पे। प्रबंध का संबंध काम को केवल प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा करना ही नहीं होता बल्कि जितना संभव हो कुशलता से। यानी प्रबंध तो यही है ना कि वो टाइम भी कम ले और कॉस्ट भी कम लगाए, दोनों को कम कर दे, वही बेस्ट प्रबंधक होता है। प्रभावपूर्णता, कुशलता दोनों ही एक ऑर्गेनाइजेशन को शिखर पर पहुंचा देती है। यानी जो कंपनी इनको फॉलो करती है कि कम टाइम में कम लागत पे काम करती है तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाती है, आगे बढ़ जाती है। अगर वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगी तो वो नीचे लॉस में आ जाएगी, डाउन धरातल पर आ जाएगी। जहाँ तक प्रभावपूर्णता का प्रश्न है, इसे प्राप्त कर लिया जाता है। देखिए प्रभावपूर्णता यानी कि कम टाइम में हर कोई काम को कर लेता है। जब हम एक काम, जॉब को समय पर पूरा कर लेते हैं। दूसरी ओर कुशलता प्राप्त करने की लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। अन्य शब्दों में हम ये कहें कि कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब प्रोड्यूसर जो कोई काम करता है उसमें क्या क्या लगाता है, वो पैसा लगाता है, माल लगाता है, कच्चा माल लाता है ना, उपकरण, इक्विपमेंट्स, मशीन लगाता है और लेबर लगाता है। फिर उसके बाद वो आउटपुट के रूप में क्या देखता है, वो सब क्यों कर रहा है, प्रॉफिट के लिए, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। किस लिए उसने अपनी कैपिटल लगाई, बिजनेस क्यों कर रहा है, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। अब सिर्फ पैसे से काम थोड़ी होता है, रॉ मटेरियल भी लाता है और मशीन्स भी लगाता है, ठीक है, फिर लेबर भी रखता है। इन सब से वो क्या कमाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। तो अब देखिए दो स्थितियां होती हैं जिसमें वो कुशलता को बढ़ा सकता है। पहली सिचुएशन क्या है, कम इनपुट का प्रयोग करके पहले जितना आउटपुट प्राप्त करना। यानी ये एक प्रोडक्ट है, इसको बनाने में अगर रॉ मटेरियल पहले इतना यूज़ होता था तो अब वो कम रॉ मटेरियल लगा के भी सेम प्रॉफिट कमा ले, ठीक है। यानी वेस्टेज ना करें, इधर उधर सामान ना फैलाए, कम में ही इफ़िशेंसी के साथ काम करें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, पहले के समान इनपुट का प्रयोग करके पहले से अधिक आउटपुट प्राप्त करना। यानी बराबर ही इनपुट लगा रहा है, पहले भी इतना ही सामान लगता था अब भी, लेकिन अधिक इसी सामान से चीज़ें अधिक बना रहा है। यानी पहले अगर वो कम चीज़ें बनाता था तो अब वो अधिक बना रहा है, सामान उतना ही है, रॉ मटेरियल उतना ही लगा रहा है, लेकिन सामान उसने ज़्यादा बनाना सीख लिया है।
ठीक है। तो ये दोनों ही सिचुएशन क्या होती हैं कि आप काम अच्छे से कर रहे हो और कॉस्ट को कम कर रहे हो। अब क्वेश्चन देखिए जो 12वीं में आता है आपकी में मोस्ट इम्पोर्टेंट 12th क्लास बोर्ड क्लास है और उसमें हर बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रभावपूर्णता और कुशलता में अंतर को स्पष्ट करो। अब ये अंतर हमेशा ही आता है और बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। कई बार गलती क्या करते हैं, वो कुशलतापूर्ण में टाइम को ले लेते हैं, इसमें कॉस्ट को उल्टा कर देते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। इसीलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको कि यहाँ पे T फॉर टाइम और C फॉर कॉस्ट, यानी कुशलता में इफ़िशेंसी में कॉस्ट को ध्यान में रखें और इफ़ेक्टिवनेस में टाइम को ध्यान में रखें। ये एक ट्रिक है, बच्चा इससे कंफ्यूज नहीं होगा और बोर्ड में 3 नंबर उसके पक्के हैं। अगर 3 अंतर पूछे जाते हैं तो तीनों अंतर आपको बताने हैं। दूसरा, जब भी आप कभी भी अंतर ये पूछा जाता है तो सबसे पहले अंतर का आधार दोगे। अंतर के आधार के साथ साथ आप अब दोनों में अंतर के भी हेडिंग डालोगे। चार्ट फॉर्म में इसी तरह से आपको अंतर बताने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन दे देते हैं, प्रभावपूर्णता के बारे में यहाँ लिख दिया, फिर कुशलता के बारे में यहाँ लिख दिया, इसमें मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना होगा। अर्थ है तो अर्थ के आधार पर ही दोनों में अंतर बताना है। कुछ बच्चे ये भी भूल जाते हैं, अर्थ की बात यहाँ हो रही, यहाँ उद्देश्य लगा देते हैं। नहीं, अगर अर्थ है तो आपको अर्थ के बारे में बताना है। अर्थ क्या कहता है, इफ़ेक्टिवनेस में हमने क्या पढ़ा कि हमें काम को तो पूरा करना है, लेकिन क्या करना है, समय पे पूरा करना है। चाहे कॉस्ट पे हमें ध्यान नहीं देना, चाहे कॉस्ट कितनी भी क्यों ना आ जाए। हमारा मेन फोकस क्या था, टाइम पे। और इफ़िशियंसी में उल्टा है, हमें कॉस्ट पे ध्यान देना है, लागत को पूरा करना, कम लागत पे काम को करना है। या हमें सिर्फ और सिर्फ लागत पे ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य क्या कहता है कि जो हमारा अंतिम परिणाम है, जो हमने सामान बनाया है, जो हमारा रिजल्ट आया है, हमारा ये देखना कि हमने टाइम पे प्राप्त कर लिया था। यानी मान लो कि अगले 2 दिन के अंदर मुझे 2 डेज़ के अंदर माल बनाना था, तो क्या मैं 2 दिन के अंदर बना पाया या मैंने 3 दिन ले लिए उसी काम को करने में। अगर मैं 2 दिन के अंदर बना पाया सामान तो ये मेरी प्रभावपूर्णता है। दूसरा, लागत लाभ विश्लेषण, कि अगर मैंने माल को 100 रुपये की लागत पे बनाया है, सामान बनाने में 100 रुपये लग गए हैं, तो क्या वो 120 में बिकेगा या नहीं, या 120 रुपये प्राइस है तो क्या मैंने वो 80 में बना लिया है या नहीं। हर कोई चाहता है कि देखो, प्राइस बढ़ते ही जनता क्या करती है, सामान खरीदना कम कर देती है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए हम प्राइस जल्दी से नहीं बढ़ाना चाहते, हम उस कॉस्ट को कम करना चाहते हैं ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए। अब अगर हम उसी सामान को 120 रुपये वाले सामान को 100 में बना दें तो 20 रुपये का फ़ायदा है। अगर हम उसे 80 में बना देते तो 40 रुपये का लाभ हो गया। तो देखो ना, डबल प्रॉफिट हो गया हमारा यही। तो इसीलिए हम कॉस्ट को कम करते हैं। तीसरा, हम मेन कंसिडरेशन क्या है, मुख्य केंद्र। प्रभावपूर्णता में हमने क्या देखा, समय देखा। कुशलता में हमने क्या फोकस किया, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट, लागत देखी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है और 3 नंबर आपके पक्के हैं। आगे देखिए, प्रबंध की विशेषताएं। जैसी जैसी हमने मीनिंग, अर्थ उसका पढ़ लिया है, उसको डिफाइन करते जाओ, वही विशेषताएं बन जाती हैं। हमने बार बार क्या पढ़ा, हमने उद्देश्य के बारे में पढ़ा। प्रबंध क्या करता है, उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। तो यही हमारा पहला पॉइंट बन जाता है कि प्रबंध है उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि सबसे पहले संगठन जो भी है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम कर रही है, उसका काम क्या है, एक गोल को पूरा करना। उसके पहले, सबसे पहले उसके पास एक टारगेट होता है, गोल। सभी संगठन के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। मान लो कि एक स्कूल है, स्कूल का उद्देश्य क्या होगा कि अच्छी शिक्षा प्रदान करे, शिक्षा की क्वालिटी पे ध्यान दे। अगर एक कंपनी है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, कंपनी हमेशा किसके लिए काम करती है, अधिकतम लाभ अर्जित करे। अब संगठन का उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जाए, अब संगठन का उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जाए, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, प्रबंध। क्यों, प्रबंध विभिन्न लोगों का, जो विभिन्न लोग हैं, यानी बहुत सारे जो लोग हैं अलग अलग जो काम पे आते हैं कंपनी में, वो एकजुट हो जाते हैं और वो ग्रुप बन जाते हैं। अब ये ग्रुप क्या करता है, ये ग्रुप एकजुट होकर यूनाइटेडनेस के साथ संगठन के उद्देश्य को पूरा करता है। अगर हमने गोल को प्राप्त कर लिया, इसका मतलब हमने अच्छे से मैनेजमेंट प्रबंध कर लिया। तो यही हमारा पहला विशेषता है कि प्रबंध उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रबंध सर्वव्यापक है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव,
इसका मतलब क्या होता है कि यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? शून्य, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। यानी जो भी काम किया जा रहा है वो सारा की सारा किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंध के द्वारा। यहाँ किसी भी क्रिया का अर्थ है कोई सामाजिक काम हो, यानी कोई पैसे कमाने के लिए कोई एक्टिविटी की जा रही है, या कोई आर्थिक काम हो या सामाजिक काम हो। आर्थिक काम क्या होता है कि जब आप धन कमाने के लिए, आर्थिक, आर्थिक का मतलब क्या है? अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है? इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब क्या है कि आपने कोई काम किया है और बदले में आपने पैसे कमाए हैं, तो आर्थिक काम है। जैसे कोई जॉब करना, बदले में काम करते हो, बदले में पैसा मिलता है। सामाजिक कार्य हो चाहे राजनीतिक कार्य हो, एक मॉल के प्रबंध की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि स्कूल के प्रबंध की। चाहे आप मॉल में चले जाओ, चाहे आप स्कूल में चले जाओ, चाहे आप अस्पताल में चले जाओ, परवेशिक का, सर्वव्यापी का मतलब यही है कि हर जगह, चाहे वो स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूएस से हो, प्रबंध के जो कार्य है वही भारत में होगा, वही जापान में होगा, वही जर्मनी में, कहीं भी चले जाओ, वो हर हाल में कैसे पूरा होगा? प्रबंध के द्वारा। इसे कैसे पूरा करते हैं इसमें भिन्नता है, मतलब काम कैसे करें सबकी, क्योंकि रीति रिवाज जो है, संस्कृति है, वो अलग अलग है। भारत में आपने देखा होगा, भारत में वाइट कलर लेडीज कब पहनती हैं? जब पति की डेथ हो जाती है, वाइट कलर पहना जाता है। और यूएसए में आप चले जाओ, बाहर विदेश में चले जाओ, कब पहनती हैं? शादी के दिन। तो रीति रिवाज जो कल्चर है वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट एक जैसा ही है। यानी मैनेजमेंट भिन्न हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट की ज़रूरत हर जगह ही पड़ती है। यहाँ भी मैनेजमेंट चाहिए, यहाँ भी मैनेजमेंट चाहिए, आप कहीं भी चले जाओ। तो सर्वव्यापी का मतलब ये होता है हर जगह, एट ऑल लेवल, एट एवरीवेयर, यानी हर जगह, किसी भी लेवल पे, टॉप लेवल में देख लो, मिडल लेवल में देख लो, लोअर लेवल में देख लो, वैसे ही इंडिया में देख लो, ठीक है, जापान में देख लो, और किसी भी फील्ड में देख लो, चाहे वो एजुकेशन हो, स्कूल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बैंक हो, हर जगह आपको एक मैनेजर दिखेगा। अपने घरों में भी देख लेना, रोल प्ले करती है मम्मियाँ, पूरे घर को मैनेज करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? प्रबंध बहुआयामी है, यानी मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बहुआयामी का मतलब क्या होता है कि प्रबंध का काम, प्रबंध प्रत्येक संगठन कुछ काम करने के लिए स्थापित किया जाता है। यानी जैसे विद्यालय, स्कूल क्यों बनाए हैं? ताकि वो आपको शिक्षा दे सके। हॉस्पिटल क्यों बनाए? ताकि रोगियों का इलाज हो सके। और एक कारखाने में जो उत्पादन हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, क्या वो प्रबंध के बिना पूरा हो सकता है? नहीं, प्रबंध के बिना वो सफलतापूर्ण पूरा नहीं हो सकता। प्रबंध ही यह निश्चित करता है, वो प्रबंध के बिना पूरा हो सकता है? नहीं, प्रबंध ये निश्चित करता है कि संगठन के इस कार्य से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जाए और किस मार्ग पर पूरा करना है। तो काम का प्रबंध कब होगा? कि जब अच्छे से उसका प्रबंध हो जाएगा। तो देखो, मल्टी डायमेंशन में यही है कि काम का प्रबंध किया जाता है, यानी काम को मैनेज किया जाता है। काम तो कर लिया, वर्क है, वर्क को तो करना ही है। अब जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी मैनेजमेंट किया जाता है। काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी देखा जाता है, क्योंकि हर कोई काम चोरी करना चाहता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में मैनेजर ही है जो उनको मोटिवेट करता है कि भाई अच्छे से काम करो। तो ये भी एक प्रबंध की ही ड्यूटी है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका? लोगों का प्रबंध। लोगों का प्रबंध क्या कहता है कि आज भले कितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई हो, कितना भी हम तकनीकी डेवलपमेंट कर चुके, लेकिन लोगों से काम कराना अभी भी प्रबंध का ही मुख्य काम है। प्रबंध के समक्ष लोगों से संबंधित दो बातें होती हैं कि देखो, कि आवश्यकताएं क्या है? अलग अलग है, हर कोई अलग अलग इंटरेस्ट से काम करता है, लेकिन सभी लोग जब ग्रुप में आ जाते हैं, ये एक कंपनी है, इसमें ये सारे लोग हैं, इसका अलग उद्देश्य होगा। हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया हो सकता है ये सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए आया हो, ठीक है, हो सकता है ये सिर्फ आगे प्रमोशन के लिए आया हो। तो सबकी इच्छाएं तो अलग अलग है, लेकिन कंपनी को इनकी इच्छाओं से क्या, उसको तो अपना गोल पूरा कराना है। पहले तो कंपनी का गोल पूरा करो, बाद में तुम्हारे इंटरेस्ट अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो लोगों को एक ग्रुप में व्यवहार कैसे करना है, कैसे वो ग्रुप में एक कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है, एकजुट होकर
एक ताकत बनकर कंपनी के गोल को प्राप्त करें। तो इन कमजोरियों को दूर करके टारगेट को प्राप्त करें। इन कमजोरी को दूर कराने का काम भी किसका है? प्रबंधक का ही है कि लोगों का अच्छे से मैनेज किया जाए, लोगों का ध्यान ना भटके, वो अपने अपने टारगेट को प्राप्त करने की बजाय वो कंपनी के गोल के लिए दिन रात हार्ड वर्क करें। उनकी कमजोरियों को दूर किया जाए ताकि काम अच्छे से हो सके।